ये वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट करूं तो, नीचे शिफ्ट करूंगा तो ए डिक्रीज होगा ना, ए डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सॉरी डिस्टेंस अगर डिक्रीज हुआ, ए डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस चार्ज पार्टिकल को अगर मैं थोड़ा नीचे लाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स डोमिनेट करेगा और वो इसको पुश बैक करेगा, इसकी इनिशियल पोजीशन पे वापस भेज देगा। तो ये वापस चला गया। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊं, ऊपर शिफ्ट करूं, तो ऊपर शिफ्ट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कैसा हो जाएगा? डिक्रीज होगा। और वो जब डिक्रीज होगा तो mg से कम हो जाएगा। डिक्रीज होके वो mg से कम हुआ तो mg डोमिनेट करेगा, mg डोमिनेट करेगा तो ये वापस नीचे आ जाएगा। वापस नीचे आ गया यानी कि फिर इनिशियल स्टेट में आ गया। तो इक्विलिब्रियम इसका स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है। तो इक्विलिब्रियम इसका स्टेबल है। और जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है तो हम हमेशा संभावनाएं तलाशते हैं किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो वही पॉसिबिलिटी अब हम देखेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो अब हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या काम किया हमने? मान लिया कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है इधर। कितना डिस्प्लेस कर दिया मैंने? इसको डिस्प्लेस कर दिया x, और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं इस पोजीशन में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसमें एक होगा mg, और कूलम फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो होगा q इंटू 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स के बराबर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस एक्स। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड। नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा? अपवर्ड होगा, क्योंकि यहां पर ये जो पोजीशन थी, इस वाली पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और mg दोनों बराबर थे। जब हमने इसको थोड़ा सा नीचे किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स डोमिनेट कर गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी ए डिक्रीज होने पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स डोमिनेट करेगा। तो इस वाली पोजीशन पर नेट फोर्स लग रहा है इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखता हूं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 2k लैम्डा अपॉन a माइनस एक्स माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कितना लिख सकते हैं हम? मैं लिखूंगा माइनस d2x ओवर dt स्क्वायर। माइनस साइन क्यों लगाते हैं? एक दिन हमने काफी बात की थी। तो क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। मास से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो 2k लैम्डा अपॉन m, और ये है 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस mg। आगे की स्टेप्स क्या होंगी बताओ? SHM के लिए हम क्या करना चाहिए हमको? 2k कट जाएगा, हाँ राइट, ये वाला m कैंसिल हो गया, अपॉन m। आप इसको ऐसा लिख सकते हो a माइनस एक्स की पावर माइनस 1। और इसमें से कॉमन क्या निकाल दें हम? a को कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि x इज मच मच स्मॉलर देन a। तो क्या कॉमन लिया हमने इसमें से? a कॉमन ले लिया। तो a अगर कॉमन ले ले, नहीं ऊपर ही ले लो कॉमन, यहाँ ऊपर वाली स्टेप में ही a कॉमन ले लो। चलो a बाहर निकाल दिया तो कितना बचा? 1 माइनस एक्स अपॉन ए, और 1 माइनस एक्स अपॉन ए की पावर माइनस 1 हो गया। ये इसमें कहां समझ में आया? ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? हम ऐसा क्यों लिख देते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन ए की पावर माइनस 1? हम ये इस तरीके से लिखने क्यों लिखते हैं? क्या करना चाहते हैं हम ऐसा लिख के? बोलो। हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन वाली चीज लगाना चाहते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर n अगर है तो ये हो जाता है 1
माइनस एन एक्स एंड सो ऑन। अप्रॉक्सीमेटली हम इतना ही लिख लेते हैं इसको, है ना। और अगर ऐसा है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो ये हो जाता है 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एन एक्स के बराबर। और हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सर ताकि एक्स और ए हाँ, और यस, और ऐसा हम तभी कर पाते हैं जब ये जो क्वांटिटी है एक्स, ये एक से बहुत छोटी हो। तो यहाँ पर एक्स अपॉन ए इज वेरी स्मॉल, मच मच स्मॉलर देन 1, तो इसका एक्सपांशन कर देते हैं। तो माइनस डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k³ लैम्डा अपॉन ए एम इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस जी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो माइनस डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2k³ लैम्डा अपॉन ए एम प्लस 2k³ लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर एम माइनस जी। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें x भी था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा ना समझ में, कैंसिल कैसे हो जाएंगी ये? सर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की इक्वेशन में इक्वल थे ना। हाँ, कौन कौन इक्वल थे? mg किसके बराबर था? 2k³ लैम्डा अपॉन ए। ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, इसमें यहाँ देखो 2k³ लैम्डा अपॉन ए और mg इक्वल थे। अच्छा, इसमें q, ये 2k लैम्डा अपॉन ए, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा ना। mg इक्वल टू कितना? 2k³ लैम्डा अपॉन ए, तो g इक्वल टू कितना हुआ? 2k³ लैम्डा अपॉन एम ए। तो 2k³ लैम्डा अपॉन एम ए और ये g ये इक्वल थे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। एसएचएम की ये बेसिक अप्रोच होती है कि पहली इक्वेशन बनाते हैं हम नेट फोर्स इक्वल टू 0 करके। तो नेट फोर्स 0 इक्वल करके एक इक्वेशन बनती है, तो वो इक्विलिब्रियम में हमने बना ली। वो इक्वेशन आगे काम आती है कुछ कैंसलेशन करने के लिए, तो वो कैंसलेशन हमने कर दी है यहाँ पर, उसी का हेल्प लिया हमने। अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आ जाएगा d2x ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2k³ लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर की। तो ओमेगा स्क्वायर है 2k³ लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर एम, और ओमेगा अंडर रूट में आ जाएगा, और टाइम पीरियड निकालना है तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी 2 पाई अंडर रूट। अब इसको लिख लेना अपने आप से, छोटा सा बचा ना, अब तो कर लोगे। ए स्क्वायर एम अपॉन 2k³ लैम्डा, दिस इज द टाइम पीरियड। ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, टाइम पीरियड इतना है। और दूसरा हमने ये भी चेक कर लिया कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी को चेक करने का तरीका क्या होता है। हम चेक करके देखते हैं कि उसको अगर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, अगर वो वापस आने की कोशिश करता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है। ठीक, चलो दूसरे वाले सवाल पर आ जाओ जरा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये भेजा था एक तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकालनी थी उसके कोऑर्डिनेट्स थे a, a, मतलब वो पॉइंट मैं यहां कहीं मान लेता हूं कि ये है a और ये भी है a। तो जो नीचे वाला वायर है, नीचे वाले वायर को हम कह सकते हैं कि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? भूल गए? जैसे ये है ऊपर इन्फिनिटी की तरफ, और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये है पॉइंट ए, और ये डिस्टेंस में मान लेता हूं r है। क्या पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? पहले तो ये बताओ, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के पैरेलल और वायर के परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में होगी या किसी एक ही डायरेक्शन में होगी?
दोनों डायरेक्शन में होगी। वायर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इधर आएगा और वायर के पैरेलल वाला कंपोनेंट ऊपर आएगा कि नीचे? नीचे आएगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वाला वायर है, ये जो इन्फिनिटी तक जाता है, इस वाले वायर की वजह से अगर मैं देखूं इस वाले पॉइंट पर, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा और पैरेलल कंपोनेंट इधर आएगा। तो यहां पे एक तरह से आप मान सकते हो कि 4 कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है। और रिवाइज कराते हैं तुम गुरु को जरा, डोंट वरी, भूल गए हो लगता है। जैसे ये वायर है और ये है इन्फिनिटी तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं ले लेता हूं यहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है, ये a, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, a। तो यहां पर पॉइंट a पर, कैपिटल A पर, a ना लेके b लिख लो, चलो, पॉइंट b पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर के परपेंडिकुलर है, E परपेंडिकुलर, वो इधर होगा और E पैरेलल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। E परपेंडिकुलर कितना होगा बताइए, फॉर्मूला क्या होगा इसमें, 2k लैम्डा अपॉन a, और ब्रैकेट में हम लिखते थे sin θ1 प्लस sin θ2। तो हाँ, तो 2k लैम्डा अपॉन a। अच्छा, मैं ओवरलैप हो रहा हूं तो जरा मैं अपने आप को यहां से हटा देता हूं। ये लो, अब मैं इधर पहुंच गया। बताइए, इसमें sin θ1 प्लस sin θ2 ना, θ1 θ2 कौन से एंगल होते थे? अरे भाई, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको ज्वाइन करते थे वायर के एक एंड से, तो ये आता था θ2। दूसरे एंड से ज्वाइन करते θ1 आता था। तो यहां पर तो वायर का अपर दूसरा एंड इन्फिनिटी पर है, तो θ1 की वैल्यू कितनी होगी, π/2, 90। और θ2 कितना हो जाएगा सर? सर लास्ट क्लास में तो वो d cos थीटा से किए थे, 2d cos थीटा से किए थे। क्या किए थे हम लोग पिछली क्लास में? सर वो 2d cos थीटा से 2k लैम्डा बाय a आ रहा है, तो हम लोग से k लैम्डा बाय a निकाले थे। ये सर 2 नहीं था। अच्छा, एक मिनट, मुझे हो सकता है मैंने पिछली बार हमने गड़बड़ किया कि इस बार? सर पिछली बार ही था। अच्छा, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे। तो डेरिवेशन ही चेक कर लो उसका कितना है। डेरिवेशन अभी हम निकाल देते हैं, रुक जाओ। पिछली क्लास में हम जो पढ़ रहे थे, ये तो क्वेश्चन थे, और अच्छा 2 नहीं आएगा, सही बात है, अभी भी नहीं आएगा 2, राइट 2 नहीं आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 तब हो जाता है जब हम पूरा इनफाइनाइट की वजह से निकालते हैं ना, तो sin θ1 भी 1 रख देते हैं, sin θ2 भी 1 रख देते हैं। मतलब जब दोनों एंगल π/2 होते हैं तो sin 90 1 हो जाता है, sin 90 तब 2 आता है, तो 2 नहीं आएगा, राइट, इसमें 2 नहीं होगा। खैर, तो फॉर्मूला है E परपेंडिकुलर k लैम्डा बाई r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये E परपेंडिकुलर है, और E पैरेलल कितना हो जाएगा, k लैम्डा बाई r इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, तो इसको ट्राई किया कि नहीं तुमने इस क्वेश्चन को? यस सर। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं मान लेता हूं ये पॉइंट B है। जो वर्टिकल वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले यहां पर, तो उसकी वजह से जो E परपेंडिकुलर है वो किस डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा, राइट। E परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, k लैम्डा बाई a इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो θ1 θ2 कितने कितने होंगे, देखो B और 45। मैं B को ज्वाइन करूंगा अगर वायर के एक एंड से, तो मुझे एक एंगल ये चाहिए, ये होगा θ2, और एक एंड तो इन्फिनिटी पर है,
तो इसको अगर हम सीधे आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये एंगल आ जाएगा π/2। तो एक एंगल होगा 90 डिग्री sin 90, और ये कितना है, θ2 कितना है 45। 45। 45। तो ये हो जाएगा 45। तो ये हुआ 1 + 1/√2। ये E परपेंडिकुलर है। अब E पैरेलल किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आएगा। वायर का बड़ा हिस्सा ऊपर है ना, तो वो डोमिनेट करेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा। तो मैं लिखूंगा E पैरेलल। तो E पैरेलल ये कितना होगा बताइए, E पैरेलल k λ/a × अब इसमें भी एक एंगल कितना है 90 डिग्री है, और एक एंगल है π/2, तो 90 डिग्री वाला डोमिनेट करेगा। तो मैं लिख देता हूं 1 माइनस और 1/√2, ये भी इतना ही आएगा क्या भाई? सर cos 90 0 हो जाएगा। हाँ प्रतीक और बाकी लोग बताओ कि इसमें कितना cos 90 रखेंगे तो एक 0 आएगा ना, तो क्या बचेगा -1/√2। अब माइनस प्लस का कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें i कैप j कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूं। E परपेंडिकुलर हो गया k λ/a 1 + 1/√2, और इसकी डायरेक्शन है x एक्सिस की डायरेक्शन में। जो E पैरेलल आया ये हो जाएगा k λ/a और 1/√2, और इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव y एक्सिस में। इतना हो गया। तो ये वर्टिकल जो वायर था इसका काम खत्म हो गया। अब मैं निकालता हूं किसकी वजह से, अब मैं निकालता हूं इसमें जो हॉरिजॉन्टल वायर है उसकी वजह से सेम पॉइंट पर। तो यहां से बाकी चीज़ों को मैंने हटाया, थोड़ा डायग्राम साफ सुथरा दिखे। और अब मैं पॉइंट ए पर आ जाता हूं। तो बताइए कि इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल वायर है, इस हॉरिजॉन्टल वायर की वजह से ई परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में है? ई परपेंडिकुलर हो जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, है ना। तो ये हो गया ई परपेंडिकुलर। वायर के एंड से मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो एक तो मुझे ये एंगल चाहिए, कितना होगा ये वाला एंगल, ये आएगा 45 डिग्री। ये ज्वाइन किया मैंने, तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री। और इन्फिनिटी वाला तो एंड इन्फिनिटी पे जाके मिलता है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला होगा k λ/a × sin 90 + sin 45। कितना हुआ ये ई परपेंडिकुलर, ये वाला ई परपेंडिकुलर हो गया k λ/a और 1 + 1/√2, और डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप की डायरेक्शन में। ऊपर है तो उसको मैंने जे कैप लिख दिया, ठीक है। ई पैरेलल बताओ, ई पैरेलल किस डायरेक्शन में आएगा? नेगेटिव। हाँ, यहां पर वायर का जो ये वाला हिस्सा ये डोमिनेट करेगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इधर। तो ये ई पैरेलल वाला आएगा यहां, ई पैरेलल, राइट। तो ई पैरेलल कितना हुआ, k λ/a × 1/√2 बचेगा, क्योंकि इसमें भी cos 90 0 हो जाएगा, cos 45 सर्वाइव करेगा। और इसको मैं लिख देता हूं -i कैप। ये चारों कंपोनेंट फॉर्म में मैंने अभी लिख दिया चारों को। तो अगर ये चारों कंपोनेंट फॉर्म में अभी आ गए हैं, ठीक है। जो येलो से मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो है वर्टिकल वायर की वजह से, और जो अभी मैंने हाईलाइट किया है बाद में ये है हॉरिजॉन्टल वायर की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट। वेक्टर सम कर दो इन सभी का। ई नेट बताइए कितना आ रहा है? सर √2 k λ/a निकाला। इसमें कुछ कुछ तो कैंसिल हो जाएंगे ना, k λ/a√2 माइनस i कैप वाला और k λ/a प्लस के साथ सारे के सारे कंपोनेंट ऐड कर दो, कितना बच रहा है? k λ/a कॉमन है,
सबसे ऊपर वाला मैं लिखूंगा तो वहाँ से आएगा आई कैप प्लस आई कैप अपॉन अंडर रूट 2, फिर वाई कंपोनेंट की वजह से आ रहा है माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2, और अगर मैं बीच में आ रहा हूँ तो मैं अपने आप को यहाँ से हटाता हूँ फिलहाल, तो माइनस जे बाई रूट 2, फिर करूँ प्लस जे बाई प्लस जे ही रहेगा यहाँ पर, और प्लस जे अपॉन अंडर रूट 2 और माइनस आई कैप अपॉन अंडर रूट 2। 1 2 3 4 5 6, देखो यही आया। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, आई बाई रूट 2 आई बाई रूट 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस जे बाई रूट 2 ये जे बाई रूट 2 कैंसिल हो गया। तो जो बचेगा वो बचेगा ई नेट इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन ए आई कैप प्लस जे कैप, ये बचा। इसका मॉडुलस अगर हम ले लें इस पूरे का तो कितना आंसर आ जाता है, अंडर रूट 2 के लैम्डा अपॉन ए के बराबर, और यही हो गया इसका आंसर। इतना ही आ रहा है क्या, देखो यस सर। बोलो। सर इसको मैंने किया था कि ए बाय ए से वो दोनों रॉड को सेमी इनफाइनाइट ले लिया और मतलब ए बाय ए का रॉड मान के कर दिया, तो उससे भी आता था। हाँ, उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हैं। तो चलो ये तो था तुम्हारा होमवर्क। अब मैं आगे डिस्कशन करता हूँ नई चीज़, और नई चीज़ है आगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। अगर किसी रिंग को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया है तो उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है उसकी एक्सिस पर। एक्सिस पर निकालना है मतलब यहाँ पर। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, और दूसरा ये केस हो सकता है कि रिंग नेगेटिवली चार्ज्ड हो। तो अभी मैं इसको तुम्हें सॉल्व करके जब दिखाऊंगा तुम्हें अपने आप पता चलेगा, लेकिन फिर भी एडवांस में बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी पैरेलल टू एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से वो आती है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द रिंग, और अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर राइट साइड में, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाती है लेफ्ट साइड में और यहाँ पर होगी। या ऐसा कह सकते हो कि रिंग अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी सेंटर होती है, और अगर रिंग नेगेटिवली चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, जैसे ये वाला केस था। अब इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन तुम लोगों को याद भी रखना ही है। उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये है डेरिवेशन याद रखने का। 11th में डेरिवेशन याद रखना उतना जरूरी नहीं था जितना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि ये CBSE में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं ये डेरिवेशन करने के लिए। ठीक, तो हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ये करते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए क्या करें हम, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, तो कूलम्स लॉ लगा देते हैं। डायरेक्ट लगा सकते हैं कि नहीं कूलम्स लॉ? नो सर, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सर वो पॉइंट पे ही लग सकते हैं ना, पर ये पॉइंट बॉडी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ। पॉइंट पे लग सकते नहीं, पॉइंट चार्ज की वजह से कूलम फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज या फोर्स पॉइंट चार्ज की वजह से तब डायरेक्ट लगा सकते हैं, और जब पॉइंट चार्ज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उस पूरी बॉडी को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और हर एक टुकड़े को एक पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट करते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर यही करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, और उस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिस पॉइंट को मैं दिखा रहा हूं वो दिख रहा है ना, ये वाला। ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, इसको हम मान लेते हैं कि ये है x, ले लेते हैं चलो इसको कि ये x डिस्टेंस पर है। तो x डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और रिंग को मैंने कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक छोटा सा एलिमेंट
मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये छोटा सा एलिमेंट मेरे लिए पॉइंट चार्ज है, ये छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, और ये छोटा सा एलिमेंट है पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज को मैंने वैल्यू दे दी, मान लिया कि इस पर डी क्यू चार्ज है। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसका रेडियस भी हम मान लेते हैं कि रिंग का रेडियस है कैपिटल आर, रेडियस है आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है डी ई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है कितनी? डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर 1। इस सारी रिंग को हमने कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, ठीक है, रिंग को। तो एक छोटे से टुकड़े की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। उस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना माना है हमने? डी क्यू, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं इतने में? नहीं होगा। तब मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। इस चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? सर डाउन ए से टूवर्ड्स ए, along the line लगेगी। अलोंग द लाइन होगा। लेकिन जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर मैंने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा। तो पॉइंट ए पर जब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जो मैंने एरो बनाया हुआ है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं आएगी। हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा? कंपोनेंट करने होंगे। अलग अलग एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आएगी। तो ये मान लेता हूं मैं एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट लिया हमने पैरेलल टू एक्सिस, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ले लेते हैं परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो इस डी ई कॉस थीटा को सपोज हम नाम दे देते हैं डी ई एक्स, और इसको हमने नाम दे दिया डी ई वाई। तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं दोनों कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर करके। तो डी ई एक्स का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा इक्वल्स टू डी ई की वैल्यू कितनी है? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इंटीग्रेशन डी ई एक्स को हम लिख सकते हैं ई एक्स, तो ये होगा के इंटीग्रेशन के डी क्यू। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन में जो जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। तो के कांस्टेंट है और क्या क्या कांस्टेंट है? बोलिए भाई, क्या क्या कांस्टेंट? ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है कि नहीं? समीक्षा? सर कांस्टेंट ही होगा। कौन देखो, एक्स के नाम से वेरिएबल की फीलिंग आती है, लेकिन यहां पर थीटा जो कांस्टेंट है, थीटा क्यों कांस्टेंट है? तुम इमेजिन करो कि जैसे ये रिंग है यहां पर और ये एक्सिस है। तो एक्सिस पर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, ये वाला कोई पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस यहां से लो, चाहे रिंग के यहां से लो, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, डिस्टेंस कैसे आएगी? कांस्टेंट आएगी। रिंग का कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें तो रिंग के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कैसे आएगी? सेम आएगी। जैसे ये एलिमेंट है यहां पर, इस एलिमेंट की वजह से, ये जो एलिमेंट था इस एलिमेंट की वजह से ये डिस्टेंस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर अगर हम एलिमेंट ले लें तो भी वही डिस्टेंस आएगी। अगर यहां पर एलिमेंट ले लें तो भी ये डिस्टेंस कितनी होगी? उतनी होगी, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट पॉइंट ए से सेम डिस्टेंस पर है, इसलिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है।
ये सभी को क्लियर है? अच्छा, अब इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या होगा? डी क्यू क्या चीज थी इसमें? डी क्यू था सारी रिंग पर जो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है उसको कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांट दिया। उस एक छोटे से एलिमेंट का, छोटे से पोर्शन का चार्ज था डी क्यू के बराबर। इंटीग्रेशन डी क्यू है मतलब वो सारे डी क्यू को ऐड कर देना। अगर हम सारे डी क्यू को ऐड कर दें, मिला दें, तो क्या हो जाएगा? तो टोटल चार्ज हो जाएगा। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पर, इंटीग्रेट करने पर ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी के, इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा क्यू, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इतना आया हमारे पास। ये तो किसको इंटीग्रेट करके आया? एक्स कंपोनेंट को। अब मैं इंटीग्रेट करता हूं डी ई वाई, तो इंटीग्रेशन डी ई वाई करूंगा तो इसमें भी क्या क्या बचेगा? देखो, डी साइन थीटा जो है ना, डी साइन थीटा कितना आएगा? ये हो जाएगा x अपॉन, नहीं साइन थीटा आएगा r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन डी ई वाई, कैंसिल हो सकते हैं। देखो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इंटीग्रेशन डी ई वाई को मैं इंटीग्रेशन कैसे करूं? इसमें एक समस्या है डी ई वाई में, ये सारे सेम डायरेक्शन में नहीं है। जैसे ये सारे सेम डायरेक्शन में थे ना, डी ई कॉस थीटा, ये सारे डी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में नहीं है। क्या ये सारे वाई एक्सिस के पैरेलल आएंगे? हाँ, विजुलाइज करो थोड़ा। क्या ये सारे के सारे जो कंपोनेंट होंगे ये वाई एक्सिस के पैरेलल आएंगे क्या? नो सर। क्यों नहीं आएंगे? रीजन ये है कि अगर जैसे ये रिंग है, ऐसे एक रिंग ले लें हम, तो उसकी एक्सिस पर जो y कंपोनेंट आ रहा है ना, वो जिसको हमने y का है बेसिकली, ये तो बाई चांस नीचे आ गया था, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट होंगे ना उनके कंपोनेंट कैसे आएंगे? इस एक्सिस के, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा, कोई ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर तो रहेंगे लेकिन सारे y एक्सिस के पैरेलल नहीं रहेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये 3D की सिचुएशन है। अच्छा, मैं एक काम करूं, जैसे मान लो मैं एलिमेंट यहां ले लेता हूं, एक एलिमेंट मैंने यहां पर लिया, ऐसे रेड वाला जो है, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट है वो किधर आएगा? एक, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एक्सिस ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर है, वो किस डायरेक्शन में होगा? हाँ, रुको मुझे कोई चीज देखने दो, मैं तुमको 3D की सिचुएशन को थोड़ा समझाऊं इसमें। अब समझ में आएगा तुमको। देखो, जैसे ये मान लो रिंग है, ठीक है, ये रिंग दिख रही है और ये इसकी एक्सिस है। ये मैंने एक्सिस बना ली, इसकी रिंग की एक्सिस है। तो जो ये वाला पोर्शन था, इस एलिमेंट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया, तो उसका एक कंपोनेंट हो गया पैरेलल, एक हो गया परपेंडिकुलर। लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट होगा इधर, तो मैं ये बता रहा था कि ये एक्सिस है, तो अगर मैं एक एलिमेंट इधर ले लूं यहां पर, तो इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? ये आएगी ऐसे, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा इधर आएगा ऐसे परपेंडिकुलर। कुछ क्लियर हो रहा है? जो ये वाला एलिमेंट होगा, अगर इस एलिमेंट की वजह से इस एक्सिस पर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऐसी आएगी, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा उसके परपेंडिकुलर निकल जाएगा।
अगर मैं यहां पर ले लूं एक एलिमेंट इस जगह पर, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, ऐसी आएगी, ठीक इस तरह से आएगी। और इसको जब रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसा जाएगा। तो बेसिकली जो y कंपोनेंट जिसको हम कह रहे हैं ना, अगर ये एक्सिस है तो जो y कंपोनेंट है वो इधर है, इधर है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, मतलब ऐसे जैसे स्टार बनाते हैं ना उस तरह से होगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? क्यों भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो ये जो कंपोनेंट है ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि कंपोनेंट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इसको इंटीग्रेट हम कर ही नहीं सकते। इंटीग्रेट हम तभी कर पाते हैं वेक्टर को जब या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। अगर उनकी डायरेक्शन बदल रही है तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन कॉमन सेंस से हम ये जरूर बता सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा, मतलब जो DEY है, इंटीग्रेशन DEY कितना आएगा, इंटीग्रेशन DEY कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किताब में कैसे लिखा मिलेगा तुमको कि जैसे एक एलिमेंट हमने लिया था ऊपर, तो अगर मैं एक एलिमेंट नीचे ले लूं यहां पर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में ऐसे DE, और एंगल तो ये भी थीटा होगा। तो उसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट यहां पर आएगा DE साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट यहां पर आ जाएगा DE कॉस थीटा के बराबर। तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रिंग पर अपोजिट साइड में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहां पर कैंसिल हो गए ना, ये D साइन थीटा और D साइन थीटा कैंसिल हो गए, लेकिन D कॉस थीटा सारे के सारे ऐड हो जाते हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है ये? तो इंटीग्रेशन DEY यानी कि ये वाले जो कंपोनेंट थे इनका इंटीग्रेशन सभी का मिलके 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा रिंग की वजह से? यही बचा। एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होगा। और ये भी हम याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन DEY जो थे ये सारे y कंपोनेंट मिलके कितने हो जाएंगे, 0। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग की वजह से वो होती है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द रिंग। तो रिंग की एक्सिस के पैरेलल होती है और उसका फॉर्मूला KQX/R² प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2 होता है। इसमें कोई डाउट? ये फॉर्मूला तुमको इसका डेरिवेशन भी याद रखना है। इसमें कोई चीज़ हो तो पूछो। अब मैं जो है इसके आगे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, और वो डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पर, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पर। मतलब IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर। बढ़ूँ आगे? अच्छा, ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 होता है? x की वैल्यू 0 रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या? नो सर। क्यों नहीं होगा यार? 0 x 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी x है भाई उसके, यहां पर भी x है और यहां भी x है। तो x = 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कि नहीं? यस। अच्छा, अगर x = इंफिनिटी रखें तो क्या तब भी 0 हो जाएगा? x = इंफिनिटी पर भी 0 है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ सर। अगर तुम डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो, ब्रैकेट में से x² कॉमन ले लो यहां से, तो बाहर कितना आएगा? x³ आएगा। x³ डिनोमिनेटर में होगा। अच्छा चलो मैं कॉमन लेके दिखा ही देता हूं तुमको। अगर मैंने कॉमन लिया तो EX = KQX अपॉन ये हो जाएगा x³ इंटू R² अपॉन x² प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2, इतना आएगा ना। तो ये वाला x कैंसिल करके नीचे कितना लिख देते हैं? x²।
अब इसमें इन्फिनिटी रखो x की जगह पर, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन ये इन्फिनिटी आर स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 की पावर 3/2। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो आर स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी ये 0 हो गया, 0 प्लस 1 की पावर 3/2 यानी 1। तो ये जो ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखी है इसकी वजह से तो 1 मिला, लेकिन जो यहां पर इन्फिनिटी है इसकी वजह से सारा का सारा कितना हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है इन्फिनिटी पर, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां 0 है, x इक्वल टू 0 पर भी 0 है और x इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी 0 है। ये बात समझ में आई क्यों भाई? यस सर। तो अब देखो जरा, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम डिस्कशन पर आते हैं। ये फॉर्मूला लिखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पहला पॉइंट ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कहां पर, x इक्वल टू 0 पर, और अगर x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लगता है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की तरफ बढ़ने लगती है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहां पर x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लगेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की तरफ अप्रोच करने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि देयर मस्ट बी ए मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन 0 एंड x इक्वल टू इन्फिनिटी। ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया ना? सर थोड़ा थोड़ा आया। अच्छा, अब क्या नहीं आया, थोड़ा थोड़ा बताओ। सर मतलब x 0 से x जाने में देखो भाई ऐसा है, इतना सिंपल है। तुमने मान लो किसी पॉइंट से चलना शुरू किया, मान लो ये कोई पॉइंट है A, और तुम A से चलते चलते गए B पर। A पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, फिर इसके आगे बढ़े तो 0 नहीं था, इसके बाद यहां B पे जाके फिर 0 हो गया। अगर A पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, A से आगे बढ़े तो 0 नहीं है, और B पर फिर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड A से आगे बढ़ने पर इंक्रीज हुआ होगा, फिर मैक्सिमम हुआ होगा, और उसके बाद फिर 0 हुआ होगा। अगर दो 0 के बीच में या तो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ही ना कुछ। तो ये इसका मतलब था। तो हमने ये पढ़ा कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम x इक्वल टू 0 पर निकालें, अगर ये रिंग है पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं होता है, यहाँ तो 0 नहीं होता है। अगर मुझे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये फॉर्मूला होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ और इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आगे बढ़ने पर, 0 से आगे बढ़ने पर आगे गया होगा, और फिर मैक्सिमम के बाद फिर कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा, है ना? अच्छा, अब रिंग के लेफ्ट साइड में क्या सिचुएशन है, यहां पर भी ऐसा ही हुआ होगा। अगर हम माइनस इन्फिनिटी पर जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को अप्रोच करेगा, तो लेफ्ट साइड में जाने पर ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेन की होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है लेफ्ट साइड में। तो अगर राइट साइड को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो लेफ्ट साइड को मुझे डायरेक्शन को नेगेटिव साइड में लेना पड़ेगा। जैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है राइट साइड में और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट साइड में। अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो ये रिंग मैंने ले ली पॉजिटिवली चार्ज, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेंटर से आप आगे बढ़ते हो, तो सेंटर से आगे बढ़ते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है, और अगर इन्फिनिटी पे 0 हो रही है इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करके और फिर 0 हो जाती है। तो मुझे अगर ये पता करना हो कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा लगाना चाहिए, ठीक है। सो टू फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम वी यूज मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx इक्वल टू 0 करेंगे। तो डिफरेंशिएशन तो अब सीख लिया ना तुमने 12th क्लास में। तो de/dx यानी ddx ऑफ e कितना है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए। तो बताइए डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डिफरेंशिएशन करें ना इसको। क्यों भाई,
अब डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने जगह भी बना ली है यहाँ पर। आ जाओ जरा मैदान में। क्या फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का? के और क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर रहेंगे। डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमको लगाना है। डिवीजन फॉर्मूला याद है? तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, अब हम एक्स छोड़ देते हैं, फिर हमें लिखना है डी डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डिनोमिनेटर में जो था उसका होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ये डी बाई डी एक्स लिखा मैंने। और फिर इसको करना है मुझे जीरो। कितना आएगा डिफरेंशिएशन? ये जो के क्यू है और ये जो डिनोमिनेटर है ये तो जीरो में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? अभिषेक सर निकाल 2x 3/2 नीचे उतरेगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 माइनस 1 इंटू, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 2x बचेगा इक्वल टू 0। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो ये होगा 3x स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसमें से कॉमन क्या निकल आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो है ये भी 0 नहीं होगा। 0 कौन होगा? ये जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये वाली जो क्वांटिटी है, तो ये कितनी बचती है यहां पर? ये बचेगा आर स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, ये 3x स्क्वायर था, 3 छूट गया इसका, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आया? प्लस माइनस r बाई √2। x इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाई √2। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? जितना हमने किया अभी तक बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की यार। समीक्षा क्या? लास्ट स्टेप कौन सी? आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 के बाद वाली। देखो भाई, ये वाली जो स्टेप थी ना, ये समझ में आ गया था ये वाला? तो भाई इसमें से √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो ना। लो मैं हटा देता हूं यहां से। तुम लोग स्टेप मैथमेटिक्स की समझा मत करो, मैथमेटिक्स वाली स्टेप खुद किया करो। इसमें से √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा? पावर 3/2 है, √2 1/2 बाहर निकल गया तो क्या बचा? ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा और माइनस 3x स्क्वायर बचा यहां पर। इसको हमें इक्वल टू 0 करना है। करो सिंप्लीफाई से। इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू पता करो कितना आ रहा है। कितना था x?
जोर से बोलो। प्लस माइनस आर बाई रूट। +- R/√2 आता है। इससे क्या पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा मैक्सिमम? प्लस माइनस आर बाई रूट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इतना आ जाता है x इक्वल टू +-R/√2। और इसका मतलब ये है कि सेंटर से ये R/√2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड में और सेंटर से R/√2 डिस्टेंस राइट साइड में, ये राइट और ये लेफ्ट। ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर E कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। E मैक्सिमम, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन दोनों पोजीशन पर, सेंटर पर 0 और R/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले तसल्ली से अच्छे से, हमने जो कुछ भी किया उसमें कहां डाउट है पूछो जरा। बोलो इसमें कहां डाउट है? डिफरेंशिएशन पढ़ा है तुम लोगों ने अभी कि नहीं? जोर से बोलो। अभी नहीं है सर। अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो, अभी ना इसको याद कर लो। नहीं सर, समझ आ गया। इसमें हमने जो डिफरेंशिएशन का डिवीजन फार्मूला लगाया था ना, समीक्षा तुम बताओ तुमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का डिवीजन फार्मूला? सर उतना तो पढ़े हैं। यस सर। ये होता था डिफरेंशिएशन ऑफ fx अपॉन gx इक्वल टू, इसको लिखते थे gx इंटू ddx ऑफ fx माइनस, अब fx को छोड़ दिया, फिर लिखते थे ddx ऑफ gx अपॉन gx होल स्क्वायर, ये होता था। अच्छा, अब इसमें जब मुझे डिफरेंशिएशन करना था ddx ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इस वाले का, तो इसमें तुम लोगों को शायद थोड़ी डिफिकल्टी हुई होगी। तो इसमें मैंने क्या काम किया, इसमें सब्स्टिट्यूशन हमने यूज किया है। सब्स्टिट्यूशन क्या यूज किया हमने? मान लिया कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख दिया हमने? यू लिख दिया। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ यू की पावर 3/2। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि u अगर यहां पर लिखा हुआ है, अगर मैंने यहां पर u लिखा हुआ है तो ये कितना होना चाहिए? यहां पर dx ना होकर du होना चाहिए। तो du से मल्टीप्लाई किया, du से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा d du u की पावर 3/2 और du बाई dx, इतना कर दिया। अब ये जो है u की पावर 3/2, ये हो जाएगा 3/2 इंटू यू की पावर 3/2 माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ u की वैल्यू रखो, u कितना लिखा था हमने? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, रेडियस है। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये होगा 3/2 u की पावर 1/2 इंटू 2x। अब u की वैल्यू वापस रख दो इसमें, तो u की वैल्यू अगर हम वापस रखें तो रख दो, कितना था u? तो 3/2, u हमने लिया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर 1/2 लिख लो या अंडर रूट कर दो, ऐसे। ये किया मैंने, इसको जो पहले किया ना वो ये चीजें की थी हमने डिवीजन। लेकिन तुम एक काम करो, डिफरेंशिएशन जो अभी मैंने किया ना, ये इतना सिंपल है कि जब तुम मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे तो तुमको इतना सरप्राइजिंग लगेगा कि ये इतना सिंपल सा डिफरेंशिएशन था, हम लोग डिफिकल्ट समझते थे, और एक्चुअल में ये इतना सिंपल होता है, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा डिफरेंशिएशन, इतना सिंपल है ये। तो तुम इसकी वैल्यू याद कर लो कि x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है? इसकी वैल्यू को याद कर लो। अब मुझे एक काम करके दिखाएंगे आप लोग। अब आप मुझे एक ग्राफ प्लॉट करके बताइए किस तरह का ग्राफ बनेगा। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है हमको? ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में।
क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये तो होगी एक्स एक्सिस प्लस एक्स और ये होगा माइनस एक्स और ये होगी वाई एक्सिस। ऑरिजिन कहाँ पर है? सेंटर पे रिंग के, तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी तो उसको ऊपर प्लॉट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी मतलब किस डायरेक्शन में होगी? राइट साइड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है तो उसको पॉजिटिव लेना और ऊपर प्लॉट करना पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है इसका मतलब है कि वो लेफ्ट साइड में है, तो सेंटर के लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लॉट करेंगे हम नेगेटिव वाई एक्सिस पर। तो ट्राई करो जरा कि ई और एक्स के बीच का ग्राफ किस तरह से बनेगा, थोड़ा ट्राई करो इसको, फिर मैं आगे बताता हूं। अभिषेक ग्राफ, चलो तो मैं, ठीक है चलो मैं बना रहा हूं। ये है ग्राफ, देखो इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिया है वाई एक्सिस पर और डिस्टेंस को लिया है एक्स एक्सिस पर। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू होता है, यहां पर आके मैक्सिमम हो जाएगा r/√2 पर, फिर डिक्रीज होना शुरू होगा और फिर धीरे धीरे इन्फिनिटी की तरफ जाते जाते ये 0 को अप्रोच करने लगेगा, है ना। इसके बाद यहां पर चेक करते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम लेफ्ट साइड जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव वाई एक्सिस पे प्लॉट किया और -r/√2 पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कैसा हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। फिर हम इन्फिनिटी की तरफ जैसे जैसे अप्रोच करेंगे -इन्फिनिटी की तरफ तो ये 0 होने लगेगा। तो इस तरह का ये ग्राफ बनता है। अब हमने ये निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है r/√2 पर, तो लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कैसे चेक करेंगे? उसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या रख दिया? x की जगह पर r/√2 रख दिया। तो x को r/√2 रख दो, चेक करो कितना आता है। x को r/2 रख दें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, आ गया आंसर। जो फॉर्मूला था उसमें x की जगह पर कितना रख दें? r/√2 और चेक करो कितना आ रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आप से भी सॉल्व करके देखना एक बार, केवल वहां लिखा हुआ देख के मत समझना, सभी लोग ध्यान रखना, अपने आप से कैलकुलेशन करना। ठीक, वेरी गुड। समीक्षा और अभिषेक अपने आप, मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, तो 3 गलत आ रहा था, फिर ठीक कर दिया। तो ये आंसर ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड डिस्कशन अभी खत्म नहीं है, अभी और चलेगा। अब जरा इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये क्वेश्चन है एक, ये रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका ग्राफ भी बना हुआ है। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को रिंग की एक्सिस पर रखें, चार्ज पार्टिकल पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है और उसका मास m है, तो क्या पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सकता है? और यहां पर मैंने ऊपर लिख दिया है कि ग्रेविटी प्रेजेंट है, यहां पर ग्रेविटी है। तो अगर ग्रेविटी प्रेजेंट है तो चार्ज पार्टिकल क्या इक्विलिब्रियम में हो सकता है? तो हो सकता है। देखो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहां पर रख दूं इस वाली पोजीशन पर, और चार्ज पार्टिकल पर चार्ज कैसा है? मैं चार्ज मान लेता हूं इस पर है +q। तो अगर +q चार्ज इस पर है तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कौन सा फोर्स लगेगा? ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगा, और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा वो होगा q × e के बराबर। ठीक, तो एक तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी जहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा इसका, ये वाली जो पोजीशन है जहां चार्ज पार्टिकल दिखा। क्यों भाई? यस सर। अच्छा, इक्विलिब्रियम एक जगह और हो सकता है इसमें, कहां हो सकता है? एक यहां कहीं भी हो सकता है इक्विलिब्रियम, नीचे वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर भी ऐसा होगा कि mg होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा QE अपवर्ड डायरेक्शन में। दो पोजीशन क्यों मिल सकती है इक्विलिब्रियम की? चलो मैं समझाता हूं। मान लो कि mg की वैल्यू है 10 न्यूटन, mg की वैल्यू है 10 न्यूटन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए?
10 न्यूटन चाहिए हमको, QE की वैल्यू भी 10 न्यूटन चाहिए ना, ठीक है। तो अगर इस जगह पर QE की वैल्यू 10 न्यूटन है, ऊपर वाले पॉइंट पर मैं जरा अपनी पोजीशन शिफ्ट करता हूं, अगर QE की वैल्यू यहां पर 10 न्यूटन है तो यहां पर भी QE की वैल्यू 10 न्यूटन होगी। दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर QE 10 न्यूटन होगा। यह तुमको समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये सभी को नहीं समझ में आया ना मैं क्या बात कर रहा हूं? सर एक बार फिर से बताओ। हाँ, नहीं आया, इसलिए मैंने अभी एकदम से समझाया भी नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग भी लगवाना पड़ता है ना, सब कुछ बताते जाऊंगा तुम खुद अब सोचना नहीं सीखोगे। मान लो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, उसकी वजह से QE की जो वैल्यू आती है, QE मैक्सिमम, मान लो ये 50 न्यूटन है, तो वो कहां पर होगा? यहां होगा। ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो QE मैक्सिमम कितना किया मैंने यहाँ पर? 50 न्यूटन के बराबर है। तो जब मैं इस पॉइंट से ऊपर जाऊंगा तो ये 50 न्यूटन से डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। और अगर मैं इस पॉइंट से नीचे आऊंगा तो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर मैं यहां से ऊपर जाता हूं तब भी डिक्रीज होगा और नीचे आता हूं तब भी डिक्रीज होगा। तो अगर इस वाले पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स 10 न्यूटन मिलता है तो डेफिनेटली एक मैक्सिमम के नीचे भी जरूर एक पॉइंट होगा जहां पर मुझे वो 10 न्यूटन मिलेगा। मैक्सिमम के ऊपर और मैक्सिमम के नीचे दो ऐसी जगह होंगी जहां पर वो 10 न्यूटन मिलेगा मुझे। तो चार्ज पार्टिकल यहां पर भी इक्विलिब्रियम में होगा और यहां पर भी इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि mg 10 न्यूटन लिया है हमने। तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कितनी है इसकी? 2। 2 इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकते हैं इसके। बात समझ में आई कि इसमें कोई डाउट है? बोलो। प्रतीक, अभिषेक, नो सर। प्रतीक समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन 2 मिलेंगी? नो सर। नहीं समझ में आया। 2 मिलेंगी इक्विलिब्रियम की पोजीशन की? 1? सर 2 मिलेगी, क्योंकि एक सिंगल पोजीशन इक्विलिब्रियम की तब मिलेगी जब ये इक्विलिब्रियम में कहां पर हो? यस, अगर ये मैक्सिमम वाली पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में है तब एक ही मिलेगी। अगर ये इक्विलिब्रियम में यहां पर होता, इस जगह पर, अगर mg की वैल्यू 50 न्यूटन होती तो QE की वैल्यू 50 न्यूटन एक ही जगह पर है। लेकिन 50 न्यूटन से अगर कम है mg की वैल्यू तो QE की वैल्यू 50 न्यूटन से कम दो जगह आएगी, एक बार ऊपर और एक बार इस पॉइंट के नीचे। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बड़ी बेहतरीन चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, मालूम। तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी से और ये क्वेश्चन देता हूँ तुमको। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। x1 है स्टेबल। प्रतीक तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट? डी। समीक्षा? मुझे तो दोनों स्टेबल लग रहे हैं। अच्छा, तो चलो फिर तुमसे ही चेक करवाते हैं। x1 डिस्टेंस पर जो चार्ज पार्टिकल है उसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? यहाँ पर एक तो लग रहा होगा mg और ऊपर कौन सा लग रहा होगा? QE। और यहाँ पर QE और mg कैसे हैं? इक्वल है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है ना इतना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर हम इस पार्टिकल को थोड़ा नीचे ले आए, चार्ज पार्टिकल को मैं थोड़ा सा नीचे खिसका दूं, यहां खिसका दूं और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो mg में कोई चेंज आएगा क्या? mg में कोई चेंज आएगा? नो सर। mg में तो कोई चेंज नहीं आएगा इसके, तो mg तो जैसा वैसे ही रहेगा। तो ये मैंने बना दिया mg। जो QE है क्या ये बदलेगा? यस सर। यस सर। समीक्षा बोलो। QE डैश हो गया ये यहां पर। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैंने मान लिया है E डैश और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E या E डैश? विच इज ग्रेटर?
सर जिसका आर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है और जिसका आर कम है उसकी ज्यादा है। नहीं नहीं, सिंपल ये बताओ, देखो ये है ई डैश यहाँ पर। सर ई डैश की वैल्यू ज्यादा है, ई सिर्फ ई की कम है। हाँ, ऐसा क्यों है? यहाँ पर ये ई डैश है, ये ई है, तो इन दोनों पॉइंट्स में किस ई डैश ज्यादा आपने बताया, तो ई डैश ज्यादा क्यों, उसका रीजन बताओ। ये सर क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट के बिल्कुल पास है। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर है? यहाँ मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम से हम दूर जाएंगे तो कम होती जाएगी, और तो यहाँ से हम जैसे जैसे पास में आ रहे हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आ रहे हैं। सो ई डैश इज ग्रेटर, ई इज स्मॉलर। तो अगर ई डैश ज़्यादा है तो यहाँ पर कौन सा वाला फोर्स डोमिनेट होगी करेगा, एम जी या क्यू ई डैश? यहाँ तो दोनों फोर्स बराबर थे, एम जी और क्यू ई बराबर थे यहाँ पर, है ना, इस जगह। लेकिन हम नीचे आए तो एम जी तो सेम रहा, क्यू ई डैश मैग्नीट्यूड में बड़ा हो गया। तो क्यू ई डैश अगर बड़ा हो गया तो ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, वापस भेज देगा, वापस भेजेगा ना उसको ऊपर। और अगर इसने वापस भेज दिया तो समीक्षा डोमिनेट कौन करेगा, क्यू ई डैश का फोर्स ज्यादा होगा, तो ये वापस ऊपर भेज दे, ये वापस ऊपर भेज देगा इसको। यस सर। चलो, तो हमने एक तरफ डिस्टर्ब करके देख लिया कि अगर हम वहां से डिस्टर्ब करें तो ये वापस चला जाता है। अब क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम से हम इसको ऊपर डिस्टर्ब करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहां पर एम जी और क्यू ई दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। अगर चार्ज पार्टिकल को मैं ऊपर ले गया, तो ऊपर ले जाऊं, अगर चार्ज पार्टिकल को यहां ले जाता हूं, तो इस जगह पर एम जी तो जितना है उतना ही रहेगा, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मान लेता हूं क्यू ई डबल डैश हो जाएगा। तो यहां पर ई डबल डैश की जो वैल्यू है वो कैसी है, लेस देन ई है, कम हो जाएगी। तो अब डोमिनेट कौन करेगा, एम जी। तो अगर एम जी डोमिनेट करेगा तो चार्ज पार्टिकल को अगर मैंने यहाँ डिस्टर्ब किया था तब क्या हो जाएगा, ये वापस नीचे आ जाएगा, एम जी इसको फिर से खींच लेगा। तो एक चीज तय हो गई कि जो x1 है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो x1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, इसके बाद हम चेक करते हैं दूसरी वाली पोजीशन को। तो मैंने जो अभी अभी लिखा है मैं सारा यहां से ये हटा देता हूं जिससे कि थोड़ा ये क्राउडेड ना लगे। अब आते हैं हम दूसरी पोजीशन पर, और वो पोजीशन है नीचे वाली, ये वाली पोजीशन। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है इस जगह पर, तो एम जी और क्यू ई ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अगर मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया, यहां से अगर इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगा, यस सर। क्योंकि r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डोमिनेट करेगा तो इसको ये कहां भेजेगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ना। तो रिपेल करेगा तो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, जो चार्ज पार्टिकल है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो रिंग है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्सिव लग रहा है। तो इसको वापस ऊपर भेज देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, यहां पर इधर है, भूल गया था मैं। तो ये पुश बैक करेगा कि अपनी तरफ खींच लेगा इसको, सर रिपेल सर। नहीं, रिपेल तो करेगा। रिपेल करके कहां भेजेगा, ये ऊपर या नीचे? सर नीचे। नहीं, नीचे तो अट्रैक्ट कर लेगा ना वो। रिंग अट्रैक्ट कर रही है चार्ज पार्टिकल को या रिपेल कर रही है? रिंग तो रिपेल कर रही है। रिपेल कर रही है। तो रिपेल करने का मतलब है कि फोर्स कहां लगा रही है, ऊपर। ये हमेशा फोर्स इधर ही लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमेशा अपर डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो रही है। तो इस जगह पर QE और mg कैसे थे, बराबर थे। मैंने चार्ज पार्टिकल को थोड़ा शिफ्ट किया ऊपर, तो यहां पर QE फोर्स डोमिनेट कर गया, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर डोमिनेट कर गया तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर गया, रिपल्सिव डोमिनेट कर गया, मतलब ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट कर गया। तो अगर मैं यहां से इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, mg या QE? QE। और QE फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर? सर अपवर्ड।
अपवर्ड, तो ये वापस आएगा लौट के कि नहीं? नो सर। नहीं आएगा, इसलिए x2 जो है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो x2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ भाई प्रतीक और अभिषेक, तुम लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं? यस। तो आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ, डी आंसर हुआ इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए। ये बढ़िया सवाल है, इवन एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन है ये। पहले तो इसमें क्वेश्चन समझ लो क्या हो रहा है। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग सम मास इज रेस्टिंग इन इक्विलिब्रियम एट ए हाइट कैपिटल H अबव द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल रिंग ऑफ रेडियस R। यानी रिंग कैसे रखी हुई है? हॉरिजॉन्टल है, ऐसी है रिंग। उसकी एक्सिस कैसी है? वर्टिकल है। रिंग की एक्सिस वर्टिकल है इसमें। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड्स। द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल विल बी स्टेबल। और ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। सो गए क्या? बी होगा, बी। कंफर्म? यस सर। अच्छा, आवाज ऐसा लग रहा है जैसे नींद में आ रही है तुम्हारी। नहीं सर, वो माइक्रोफोन थोड़ा लूज है तो बार बार। अच्छा देखो, अभी अभी समीक्षा हमने क्या डिस्कस किया, ये दो पोजीशन थी, इसमें से एक x1 था, एक x2 था। ये जो r/√2 है यहाँ पर, r/√2 से ऊपर वाला जो पॉइंट था वो कैसा था? स्टेबल इक्विलिब्रियम था। वो स्टेबल आ रहा था। और r/√2 के नीचे वाला कैसा आ रहा था? अनस्टेबल आ रहा था। स्टेबल आ रहा था। तो एक तरह से यस, वेरी गुड। तो यही था, यही तो डिस्कशन हुआ था अभी अभी, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर बी ही होगा, h ग्रेटर देन r/√2। अब एक चीज मालूम क्या है इस क्वेश्चन में, अगर आपको ये स्टेबल अनस्टेबल नहीं पता है और रिंग का अगर ग्राफ नहीं पता है, या आपको ये फैक्ट नहीं पता है कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 और इन्फिनिटी पर भी 0 आता है और बीच में एक मैक्सिमम मिलता है इंटेंसिटी का, तो आपको ये क्वेश्चन की हवा ही नहीं लगेगी कि पूछने वाला आखिर पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन का समझ में नहीं आएगा वो क्या पूछना चाह रहा है ये, कि h ग्रेटर देन r/√2, h लेस देन r/√2, ये क्या मतलब है उसका। ये तभी पता चलेगा आपको जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो हमको कि रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर और इन्फिनिटी पे 0 होता है और बीच में एक मैक्सिमम वाला पॉइंट आता है, और मैक्सिमम पॉइंट से दूर वाले पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है और पास वाले पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको यहां से बता देता हूं आपको। इस डायग्राम मैंने बना रखा है इसको समझाने के लिए भी, कि ये r/√2 जो वाली जो पोजीशन है यहां पर, इस r/√2 वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैक्सिमम होगा, और इससे अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स घटता है और नीचे आने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स घटता है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां मिलता है? ऊपर, r/√2 के ऊपर मिलता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा, और रिंग से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस कर लिए, ये समझ में आ गए होंगे आपको। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए तो बड़ा मजा आ जाए। हमने जो दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड, फिर सेमी इनफाइनाइट रॉड का भी फील्ड निकाला था, इनफाइनाइट का भी निकाला, फाइनाइट का भी निकाला, और आज हमने रिंग को भी डिस्कस किया। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक रिंग है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है +q, और एक रॉड है सेमी इनफाइनाइट। इसका एक एंड कहां पर है? रॉड का या वायर का एक एंड कहां पर है? रिंग के सेंटर पर है, और दूसरा एंड इन्फिनिटी पर है। तो हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफाइनाइट रॉड। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जितना हमने पढ़ लिया है, जितने हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा। पहले मुझे अपना आइडिया शेयर करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे इसको। क्या करना चाहिए हमको? बोलो भाई। देखो, एक तो इंटीग्रेशन का अप्रोच लगाना पड़ेगा आपको, घबराओ मत, बहुत सिंपल है।
यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर मैं इस वायर का एक एलिमेंट ले लूं dx, तो dx एलिमेंट पर कितना चार्ज है? लैम्डा dx के बराबर। x डिस्टेंस पर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक चीज और याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाती है खुद की डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और ये एलिमेंट पर चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर होगा? राइट साइड में ही होगा। तो जो फोर्स लगा DF ये कितना हो जाएगा? DQ इंटू ई के बराबर। DQ को लिखा मैंने लैम्डा dx और E की वैल्यू है KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में आएगा, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन DF इक्वल टू KQ लैम्डा और x dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इसका इंटीग्रेशन तो x कहां से कहां तक बदलेगा? लिमिट क्या रख दें हम x की? 0 टू इंफिनिटी। बस इसको अपने आप सॉल्व करना, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, अब मैं तुम्हें इसका दूसरा मेथड बताऊंगा। समझ में आ गया ये? इसके आगे का कैलकुलेशन खुद करना है। अब आ जाते हैं फिर से इस क्वेश्चन पर, यह है मेथड नंबर 2। अब हम उल्टा करते हैं। अब ये हमने रिंग की वजह से रॉड पे फोर्स देखा था या वायर पे फोर्स देखा था, अब मैं वायर की वजह से रिंग पे फोर्स देखूंगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले सबसे पहले मैं केवल वायर बना लेता हूं। यहां पर ये मैंने वायर बनाया, इसका दूसरा एंड है इंफिनिटी तक, और एक पॉइंट अगर मैं सेलेक्ट करूं r डिस्टेंस पर, तो ये पॉइंट मान लेते हैं A है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? वायर की वजह से। दो कंपोनेंट होंगे, एक E पैरेलल आएगा, एक E परपेंडिकुलर आएगा। E परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। यस, E परपेंडिकुलर तो इधर है, और E पैरेलल किधर है? E पैरेलल किधर है? लेफ्ट साइड। यस। अच्छा, E परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? K लैम्डा बाई आर इंटू जो दो एंगल होते हैं वो कितने कितने होंगे? The 90 और 0। यस 90 और 0। यस, तो एक तो इसी को ज्वाइन कर रहा हूं, तो एक तो 0 आएगा, एक 90 आएगा, तो साइन 90 प्लस साइन 0, तो ये बचेगा K लैम्डा बाई आर। वैसे मैं एक चीज बताऊं, तुम लोग ना याद कर लो, अगर हम सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से उसके एक एंड के सामने निकालते हैं ना, तो K लैम्डा बाई आर आता है। E पैरेलल कितना आएगा? चलो, E पैरेलल इक्वल टू K लैम्डा बाई आर इंटू कॉस 90 माइनस कॉस 0, तो कितना आएगा ये भी माइनस K लैम्डा बाई आर आएगा। अब इसमें माइनस प्लस का मतलब ये है कि डायरेक्शन अपने आप से हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में है, और ये है K लैम्डा बाई आर। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चल गए K लैम्डा बाई आर के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहां से हटा देता हूं, E पैरेलल E परपेंडिकुलर दोनों K लैम्डा बाई आर है। E परपेंडिकुलर K लैम्डा बाई आर और E पैरेलल ये भी कितना है? K लैम्डा बाई आर के बराबर है। अब ये फोर्स किस पे लगाएंगे? ये है रिंग, ये मेरे पास रिंग है ना। अब इस रिंग में जो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाएंगे। तो एक फील्ड तो है वायर के परपेंडिकुलर, जैसे ये वायर है, ऐसे मैंने वायर रखा, तुमको दिख रहा है? ऐसे में साफ साफ दिख रहा है? लो और देखो, दिख रहा है ना ये? अब इसमें ये चीज देखो कि जो E परपेंडिकुलर है, वो E परपेंडिकुलर किधर फोर्स लगाएगा? ऐसे लगाएगा, यहां पर भी होगा। तो आप जो एक्सिस देख रहे हैं, ये एक्सिस है जो मैं पेन से दिखा रहा हूं, और E परपेंडिकुलर की वजह से जो भी फोर्स लगेगा एलिमेंट्स पर, रिंग के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है उन एलिमेंट्स पर, वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा। तो ये सारे रेडियली आउटवर्ड फोर्स के कंपोनेंट्स का जब हम वेक्टर सम करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E परपेंडिकुलर की वजह से है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। वेरी गुड, मेरा काम तुम लोगों ने आसान कर दिया। ये थी रिंग
इसके कई सारे छोटे छोटे से एलिमेंट्स मैंने बना लिए। हर एक एलिमेंट पर चार्ज मान लेता हूं मैं dq के बराबर है। तो E परपेंडिकुलर की वजह से अगर यहां फोर्स लगेगा तो ये होगा dq इंटू ई परपेंडिकुलर, यहां फोर्स लगेगा dq इंटू ई परपेंडिकुलर, यहां फोर्स लगेगा तो वो dq इंटू ई परपेंडिकुलर। तो फोर्स कैसा लग रहा है? बेसिकली रेडियली आउटवर्ड लगेगा हर एलिमेंट पर, ऐसे। ये किसकी वजह से लग रहा है ऐसा? कौन से कंपोनेंट की वजह से? ई परपेंडिकुलर की वजह से। तो ई परपेंडिकुलर की वजह से तो सारा फोर्स मिलके कितना हो गया? 0 हो गया। अब आ जाते हैं हम ई पैरेलल की वजह से। तो ये मैंने बनाई रिंग और छोटे छोटे से एलिमेंट इसके बांट दिए। तो ई पैरेलल कैसा है? ये अगर रिंग है तो ई पैरेलल इस एलिमेंट पे यहां फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, यहां लगाएगा, पैरेलल। समझ में आ रहा है? ई पैरेलल के सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। यस सर। कितना होगा यहां पर? फोर्स इधर लगेगा dq इंटू ई पैरेलल, यहां पर होगा dq इंटू ई पैरेलल, यहां पर भी dq इंटू ई पैरेलल, यहां पर भी dq इंटू ई पैरेलल। जब हम इन सभी को ऐड कर देंगे dq इंटू ई पैरेलल, तो ई पैरेलल तो बाहर निकल आएगा क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन dq होगा, इंटीग्रेशन dq का मतलब है कैपिटल Q ई पैरेलल, और आंसर ही आ गया। तो k लैम्डा इंटू q अपॉन r, एंड दिस इज द आंसर। तो अगर हमारी प्रैक्टिस है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इससे बड़े जल्दी आंसर आ गया, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें कोई डाउट? नो सर। अभिषेक नो सर, नो। और प्रतीक? नो सर। तो ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आया? लेफ्ट साइड। अच्छा, अगर दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता तो किस डायरेक्शन में आता नेट फोर्स? लेफ्ट पे ही लेफ्ट साइड। यस, लेफ्ट साइड में आता, तब भी रिपल्सिव ही होता। लेकिन अगर एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव होता तब अट्रैक्टिव फोर्स आता, तब ये राइट साइड में आ जाता। राइट में। यस सर। चलो, डिफिकल्ट तो नहीं था आज वाला ज्यादा कुछ? चलो आखिरी चीज और सॉल्व करना है हमको। सबसे पहले ये बताओ कि ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो इन्होंने टाइम पीरियड पूछा है। मैं टाइम पीरियड निकालने से पहले कुछ और चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो रिंग है यहां पर, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? राइट साइड में। यहां पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। तो सेंटर पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? किसी डायरेक्शन में नहीं लगेगा ही नहीं। फोर्स 0 है। ठीक है, नहीं फंसे तुम लोग, वेरी गुड। अब मैं इस चार्ज को यहां से x डिस्टेंस पर रख देता हूं, है ना। ये x डिस्टेंस पे मैंने माइनस क्यू नॉट चार्ज को रखा। क्यू नॉट था कि क्यू था? क्या लिया? क्यू ही था। चलो, तो माइनस क्यू और मास m। तो इस चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? लेफ्ट साइड। अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर फोर्स खुद की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो ये फोर्स हुआ QE। तो मैं यहां पर लिखता हूं फोर्स F इक्वल टू Q इंटू ई की वैल्यू बताइए। KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के KQX होता है। यार तुम लोग एक चीज छुड़वा दी, तुमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, KQX। तो ये फोर्स आ गया। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है क्या? यस सर। समीक्षा, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है क्या? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। यहां पर सिंस F इज नॉट प्रोपोर्शनल टू X, देयरफॉर पार्टिकल
विल ऑसिलेट, ये ऑसिलेट तो करेगा बट नॉट परफॉर्म SHM। ऑसिलेट क्यों करेगा मैं थोड़ा ये समझा दूं, फिर दोबारा इस पे आता हूं। चार्ज पार्टिकल पर जब फोर्स लगा लेफ्ट साइड में, तो चार्ज पार्टिकल लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ये लेफ्ट साइड में जा रहा है चार्ज पार्टिकल, यहां से जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा तो इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? यहां से सेंटर की तरफ जाते समय स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? इंक्रीज हो समीक्षा, यस सर। स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? सर वी बढ़ेगा। v बढ़ेगा। जब पार्टिकल इस वाले पॉइंट से, जहां से मैं छोड़ रहा हूं, सेंटर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज होती जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन, अच्छा हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर जब हमने रिलीज किया तो वो x कैसा है? लेस देन r/√2 है, ठीक है। अदरवाइज फिर उसमें बहुत अलग अलग सिचुएशन हो जाएंगी। तो x लेस देन कैसा लिया हमने? r/√2। तो ये मैक्सिमम इधर थी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ कहीं, इससे हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार कम ही होती जा रही है। मान लेते हैं ये है r/√2। तो एक्सेलरेशन तो डिक्रीज होता जा रहा है, फोर्स डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन है तो सही, इसलिए स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड मैक्सिमम कहां पर होगी? सेंटर पर। फोर्स कितना होगा सेंटर पर? 0। स्पीड मैक्सिमम है, इसलिए चार्ज पार्टिकल सेंटर पर रुकेगा कि नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो ये सेंटर पर रुकेगा नहीं, कहां चला जाएगा? लेफ्ट। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल सेंटर के लेफ्ट में पहुंचेगा, ये -q चार्ज जैसे ही यहां पर आया तो रिंग की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगने लगा? इस पर अट्रैक्टिव हो गया, फिर सेंटर की तरफ लगने लगा। तो अब ये स्लो होता जाएगा, धीरे धीरे चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो कैसे होती जाएगी? कम होती जाएगी, और आगे जाके कहीं रुकेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर वापस आएगा। फिर वापस आएगा तो सेंटर पर रुक नहीं पाएगा, फिर यहां निकल जाएगा, और इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसका मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी तो होगा। यस सर। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑसिलेटरी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्या ये सही है स्टेटमेंट? मैंने SHM नहीं लिखा, ऑसिलेटरी लिखा। ऑसिलेटरी तो सभी के लिए होगा। अच्छा यस सर। अच्छा, मैं बीच में आ गया, मैं जरा साइड हो जाऊं। ये लो, तो ऑसिलेटरी तो सभी के लिए होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। मान लेते हैं कि r इज मच ग्रेटर देन x, तब x² प्लस r² को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? r² ही लिख सकते हैं। r²। तब फोर्स आ जाएगा kqx अपॉन कितना? r³। ठीक है। और अब फोर्स कैसा होगा? प्रोपोर्शनल टू x हो गया। अब कैसा होगा? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। यस सर। अब बताओ टाइम पीरियड कितना होगा उसका, SHM का? 2 अब बहुत आसान है, फोर्स F है r³/k। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा kq अपॉन mr³ इंटू x। x का कोफिशिएंट ये आ गया, ये होता है ω² के बराबर। ये x का जो कोफिशिएंट है ये kq अपॉन mr³ आ गया। तो समीक्षा कितना हो गया ये बोलो? ω = √kq अपॉन mr³। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड 2π और √ में इसको रिवर्स कर देंगे, mr³/kq। यार इसमें एक Q और होना चाहिए था, हम भूल गए, या फिर हमने लगता है 2 Q होने चाहिए थे यार। प्रतीक तुमने देखो, तुम कह रहे थे एक स्मॉल Q भी तो होगा ना। देखो Q × E था,
Q इंटू ई था, जो स्मॉल क्यू छूट गया यहाँ पर, ये वाला यहाँ भी स्मॉल क्यू है और ये भी स्मॉल क्यू है, यहाँ पर भी स्मॉल क्यू है, ये भी स्मॉल क्यू है और ये भी स्मॉल क्यू है। अब हुआ ये कंप्लीट। जो कैपिटल क्यू है वो तो रिंग का चार्ज है और स्मॉल क्यू वो चार्ज है जिस पर फोर्स लग रहा है रिंग की वजह से। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने निकाल दिया। अच्छा, वैसे एक सिचुएशन और आती है कि अगर ऐसा हो कि अगर x मच ग्रेटर देन r हो तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख लें हम, एक्स स्क्वायर। तब फोर्स कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू के इंटू कैपिटल Q और नीचे आएगा एक्स क्यूब, ऊपर x है तो ये हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में जो सही प्रेडिक्ट करेगा उसको इनाम मिलेगा। सर ये एसएचएम होगा ही नहीं। हाँ, एसएचएम तो नहीं होगा, लेकिन ये कुछ और भी बता रहा है। अगर x मच ग्रेटर, ये पॉइंट पार्टिकल का ही फॉर्मूला हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको और अपने अच्छे शब्दों में व्यक्त करो जरा। एक्सप्रेस योर सेल्फ इन बेटर वर्ड्स। इफ x इज मच ग्रेटर देन r देन f इक्वल्स टू k q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया था। समीक्षा, तुम क्या बोलोगी इसके बारे में, ये फॉर्मूला देख के? सर अगर एक पॉइंट चार्ज ले सकते हैं किसको पॉइंट चार्ज ले सकते हैं? रिंग को। हाँ, ये मतलब हुआ इसका कि अगर हम x बहुत बड़ा हो गया रेडियस से तो सारी की सारी रिंग जो है एक पार्टिकल की तरह से नजर आएगी। प्रैक्टिकल चीज है ना। रिंग, अगर मान लो एक रिंग रखी हुई है, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो आपको रिंग दिख रही है, लेकिन आपको खुद को वहां से 10 किलोमीटर दूर से रिंग दिखाएं तो आपको रिंग ना देख के पार्टिकल दिखेगा। तो वो पार्टिकल की तरह से रिंग एक्ट करेगी और अप्रोक्सीमेटली पार्टिकल हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट हो गया है के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि सिंपल फोर्स पढ़ते थे हम कूलम्स लॉ में, दो पार्टिकल्स के बीच में। तो जो डिस्टेंस होती है या बॉडी का जो साइज है वो रिलेटिव टर्म है। रिंग तब है जब हम उसके पास में हो। अगर रिंग से बहुत दूर चले गए तो रिंग इज अप्रोक्सीमेटली पार्टिकल, तो उसका जो फोर्स है वो इस तरह से निकल आता है। तो रिंग में मैंने तुमको तीन तरह से फोर्सेस दिखाया। एक तो मैंने दिखाया अगर x बहुत छोटा है, अगर x बहुत छोटा है, इफ x इज मच स्मॉलर देन r, तो फोर्स कितना हो जाता है? बोलो, अगर बहुत छोटा है तो नीचे डिनोमिनेटर को अप्रोक्सीमेटली कितना लिखेंगे हम? के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। तब फोर्स हो जाता है प्रोपोर्शनल टू एक्स और ये एसएचएम की कंडीशन बनती है। दूसरा केस हमने लिया कि अगर x इज मच ग्रेटर देन r, तो फोर्स आ जाता है के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि रिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्टिकल। ठीक। और अगर नॉर्मल केस है तो नॉर्मल केस है जिसमें x और r दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल है, तो फिर फॉर्मूला यही रहता है। तो ये केस हो गया। तो आज की क्लास में मुझे लगता है रिंग के डिस्कशन को हम यहीं रोकते हैं। वैसे आज ये भी करा सकते थे हम, लेकिन मैं इसको कराऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, अगर रिंग कंप्लीट नहीं है, एक आर्क है, तो आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। तो आज जो पढ़ा हमने उसमें कोई डाउट?